नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि रोज़ाना आते हैं आपके सामने, मईशत के मौज़ूआत रखते हैं, माशी तौर पर मुल्क किस सम्त में जा रहा है इस पर गुफ्तगू करते हैं। और रोज़ मैं ख़ुद से ये सवालात पूछता हूँ कि क्या मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मईशत के किताब के मुताबिक हो रहा है? क्या जो हसीन उसूल मईशत दानों ने तय किए हैं क्या उस हिसाब से हो रहा है? जो इंसानियत पसंद जो आज तक रहे हैं लोग और जिन्होंने मुसावात का दर्स दिया है, क्या उसके मुताबिक मुल्क की मईशत चल रही है? क्या मुल्क में इक्तसादी तरक्की उस रफ्तार से हो रही है जो मुल्क के हमारे पूरे मुल्क के भी फाउंडर ऑफ द नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक मुल्क के लिए समत का तयन किया था, जो उन्होंने सोचा था कि मुल्क कुछ साल बाद इस तरह का होगा, क्या ये मुल्क वैसा है? तो ये कुछ सवालात हैं मेरे जहन में जो रोज़ आते हैं। अभी तो मैं दूसरी समत गया ही नहीं, वहाँ तो फिर अखलाकी मयार कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे। मैं तो उस मयार पर आपको रखना ही नहीं चाह रहा, ना हमारे हुक्मरानों को, कि जहाँ पर ये जिम्मेदार हों कि अगर कोई बकरी भी प्यासी हो तो इनको जवाबदारी देनी पड़े। मैं उस सतह पर तो ले जा ही नहीं रहा। मैं तो उस सतह पर रख रहा हूँ, उस मयार पर रख रहा हूँ, उस जिसे आप कहते हैं पैमाने की छड़ी पर रख रहा हूँ कि जिससे हमें अंदाज़ा हो सके कि बुनियादी तौर पर क्या हम एक इंसानियत के निज़ाम से भी चल रहे हैं या नहीं। देखिए, सवाल बहुत मुश्किल होता है, ये वक्त वक्त की बात नहीं होती। लोग अमूमन हुकूमतों, शख्सियात, वज़राए आज़म इस पर रख कर बात करते हैं कि फ़लाँ हुकूमत में कौन सा बेहतर था, मुशर्रफ के दौर में कौन सा बेहतर था, हैं नवाज शरीफ साहब के दौर में कौन सा बेहतर था, जरदारी साहब के दौर में कौन सा बेहतर था, या इमरान खान साहब के दौर में कौन सा बेहतर है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये तो एक मुस्तकिल निज़ाम है। चलो, बुनियादी सवाल आपके सामने रखता हूँ। क्या एक आम आदमी आसान और सहल तरीके से मुलाजमत तलाश कर सकता है? मुलाजमत उसे मिल सकती है? तलाश तो खैर पूरी मुल्क कर रही, पूरा मुल्क ही इसमें मुब्तला है, लेकिन तलाश करने की बात नहीं कर रहा, हासिल करने की बात कर रहा। नहीं ना, नहीं कर सकता। अकरबा परवरी सिफारिश आज भी लागू है, तो माशी निज़ाम का ही हिस्सा है ना भाई। मुलाजमत का ना मिलना, बेरोजगारी होना, यह बुनियादी तौर पे निज़ाम का ही हिस्सा है। महंगाई कहते हैं महंगाई हो गई। देखिए, खालिसतन महंगाई को महंगाई के तौर पर ना देखें। कल भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था महंगाई पर। महंगाई को सिर्फ महंगाई के तौर पर ना देखें, इसको इस्तेहसाल के तौर पर देखें कि एक शख्स रोटी खाना चाहता है जो उसकी बुनियादी जरूरत है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। यह है मसला, इसको समझ रहे हैं आप? यह बुनियादी मसला है जो आम तौर पर हम गैर मुसावी तकसीम वसाइल देख रहे हैं। उसमें क्यों ऐसा नहीं है कि जनाब लोगों के पास, किसी के पास इतना ज्यादा है कि उसको सोचने की जरूरत नहीं और किसी के पास कुछ भी नहीं। गैर मुसावी तकसीम वसाइल है कि नहीं? चलें, इसके मुतालिक तो हम बात करेंगे। आज का हमारा मौजू टेक्सटाइल सेक्टर है और पिछली मरतबा मेरे फाजिल मेहमान जुबैर मोतीवाला साहब, जो कि मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं, प्रोग्राम में आए तो मैंने उनसे यही कहा कि अब टेक्सटाइल पर बात करेंगे। तो कोशिश यही होगी कि आज के प्रोग्राम के अंदर जब वो हमें ज्वाइन करें तो मैं उनसे इस बारे में बात करूं। टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में भी अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ आरा है टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। एक राय यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की सनतें कंपैरेटिव नहीं रही। हम बज़िद हैं क्योंकि हमने इतना सरमाया और इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है। हम बज़िद हैं कि इनको बेनिफिट्स देकर किसी तरह इनको चलाई जाओ। दर हकीकत बात ऐसी है कि क्या ये कंपैरेटिव हैं भी? क्या रिसोर्स एलोकेशन जो यहां की जा रही है, जो बेनिफिट्स इनको पहुंचाए जा रहे हैं, ये कुछ चर्न आउट करके दे भी सकते हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर फाजिल में हम साथ गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे
कि जनाब वाला ये जो चीज़ें हैं, जो सवालात हैं मेरे, और तल्ख सवाल करूंगा आज, ये सवालात हैं, इनके जवाब क्या हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब ज्वाइन करेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब से मैं आज एक, जैसे आप कहें, मुकालमा करूंगा इसी मौजू के ऊपर कि टेक्सटाइल सेक्टर की जानिब हम राग़िब तो बहुत हैं, हम अपनी रिसोर्स एलोकेशन भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर की एक बात इनके साथ डिस्कस करूंगा। बात कुछ ऐसी है ज़ुबैर मोतीवाला साहब कि पिछली हुकूमत के अंदर ब्लेम तो बहुत डाला गया, लेकिन पिछली हुकूमत जो फाजिल वुज़रा थे उनकी आपस में भी कुछ बात हुई होगी, माहिरीन ने भी कुछ ऐसा ही उनको बताया होगा कि बुनियादी तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर अब पाकिस्तान के अंदर इतना कंपेटिटिव नहीं रहा। ये मैं आपको उनकी पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूं कि जिनसे शिकायत रही आपको। उन्होंने कहा कि जनाबे वाला टेक्सटाइल सेक्टर अब इतना कंपेटिटिव नहीं रहा, अगर हम मजीद इनके साथ ताउन करते हैं, इनके लिए हालात को सहल करते हैं, इनके लिए फाइनेंस की अवेलेबिलिटी करते हैं कम नरखों पर, इनको तरजीही बुनियादों के ऊपर तिजारती और सनती मराद देते हैं, तो ये कुछ रिटर्न नहीं दे पाएंगे। इनके अंदर इतना पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर करता भी है तो वैल्यू एडिड में करता है, बाकी जो बड़े बड़े तुर्रम खान है वहां तो नहीं करता। यह मतलब उनका एक राय थी कि जो बड़े बड़े ज्वाइंट्स हैं, जो खुद को जायंट्स कहते हैं, ये शायद उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा आप लोगों को निगलेक्ट किया कि भाई इनको थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, अच्छा है इनको निगलेक्ट करेंगे, ये पुट ऑफ हो जाएंगे। क्या कहते हैं उसको उर्दू के अंदर, वो क्या लफ्ज मेरे जहन से निकल गया, बददिल हो जाएंगे, अपना काम खुद ही बंद कर देंगे, ट्रांजिशन कर देंगे। तो क्या उनका मौक़िफ़ गलत था? और अभी जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा, थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं, तो टेक्सटाइल वाले सब हुकूमत की तारीफें कर रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मैं हैरान हूं, पिछले 2-3 माह से टेक्सटाइल वाले इतनी तारीफें कर रहे हैं कि वुज़रा और वुज़रा आज़म खुद परेशान है कि वाकई में ऐसा हमने काम कर दिया। तो थोड़ा मुझे आपसे ताउन चाहिए, इस मामले में तफसील चाहिए जी। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान जहां हम बैठे हैं, आप ये देखें कि अगर हम टेक्सटाइल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो पहले फैसला करें हम किसको सपोर्ट करेंगे। बात यह है कि टेक्सटाइल को ये सपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी मैं बाद में वजूहात पे आता हूं। पहले मैं आपको ये समझाऊं कि 54 to 58% आज भी एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान से होता है वो सारा का सारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है। अब अगर आप बाकी की 42% सिर्फ रह गया तो पूरा पाकिस्तान है। आप मुझे कोई ऐसी आइटम्स बताएं जिसके ऊपर हम मेहनत करें और टेक्सटाइल को रिप्लेस करें। हम भी रिप्लेसमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन हो, टेक्सटाइल के अलावा हम किसी और जगह पे जाएं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के पास देखें, एक्सपोर्ट वही चीज हो सकती है जो सरप्लस हो। दुनिया में अपनी इस्तेमाल की चीज एक्सपोर्ट नहीं होती। यू हैव टू क्रिएट एक्सपोर्ट सरप्लस, वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इसका मतलब ये होता है कि हम एक्सपोर्ट के लिए कोई ऐसी चीजें पैदा करनी पड़ती, कोई चीजें ऐसी बनानी पड़ती हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकें। अब आप देख लें, हम एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड करके ही बाहर मुल्कों को बेच सकते हैं, या हम उनको रॉ मटेरियल दे दें और हम जो है ना वहीं के वहीं खड़े रहें। तो अब 42% में क्या एक्सपोर्ट होता है, यानी आप अगर उसकी आइटमों को देखेंगे, एक टेक्सटाइल एक आइटम है, वहां आपको 500 आइटमें मिलेंगी जो कि एक्सपोर्ट होती हैं। असल में मैं आपको गेम बताता हूं, नहीं बनती। ये बड़े मासूमियत से कहते थे नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट, ये नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट कहते थे, दरअसल नॉन टेक्सटाइल की बात कर रहे थे ये। नहीं, नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट जो है ना, इसीलिए कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल हर एक की अपनी ट्रेडिशन है, हर मुल्क की अपनी ट्रेडिशन है। अगर आप ये कहें कि जी मैं सऊदी अरेबिया को कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करे, वो नहीं कर सकता। उसकी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट है ऑयल और ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो वो वही करेगा ना जहां वो निकलता है। देखिए, बात ये है कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप पैदा क्या करते हैं। जो आप पैदा करेंगे वही तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन है पूरी दुनिया के अंदर, चौथा बड़ा। लेकिन हम और बहुत सी चीजों के अंदर जो 12 नंबर अगर आप देखते हैं तो उसमें हम हैं, लेकिन हम क्या कर सके, हम कुछ भी नहीं कर सके। तो और दूसरी बात यह कि जहां ये कहते हैं कि टेक्सटाइल को मराद दी जा रही है, ये मैं इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं।
देखिए सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं, बात यह है कि अगर मराद दी जाती तो हम बांग्लादेश की तरह 30-32 बिलियन डॉलर 38 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते। क्या हमको एक्सपोर्ट करना नहीं आता? आज भी हम कॉम्पिटिटिव नहीं है, गवर्नमेंट को यह पता है। गवर्नमेंट का कोई वजीर आजम पाकिस्तान ये हो या पिछले वाले हों, मैं उनको सिर्फ एक बात आपको कहूंगा, आपकी समझ में आ जाएगी कि देखें आप हमको छोड़ दें। रुई जो है वो तो इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर है, यहां भी इंटरनेशनल प्राइस पे है, कंबोडिया में वही है, थाईलैंड में भी वही है और इंडिया में भी वही है, प्राइस तो दोनों की है। अब मसला क्या रह गया? कन्वर्जन का। जब आप कन्वर्जन की बात करते हैं तो कन्वर्जन के अंदर आपको क्या करना है? रुई को आप धागा बनाएंगे, धागे से कपड़ा बनाएंगे, कपड़े को फिर आप इसको प्रिंट या डाई करेंगे, उसका गारमेंट बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। यही प्रोसेस है ना जी। अब ये प्रोसेस के जो कन्वर्जन चार्ज है उसको आपको देखना पड़ेगा। हर जगह हर स्टेज के ऊपर आपको गैस, बिजली और पानी चाहिए। आपको जब यान बनाना है आपको बिजली चाहिए, जब आपने इसको कपड़ा बनाना है फिर बिजली चाहिए, फिर आपने प्रोसेस करना है तो आपको तीनों चीजें चाहिए, बिजली भी चाहिए, गैस भी चाहिए और आपको पानी भी चाहिए। जब ये चीजें चाहिए इसके बाद ये कन्वर्जन कॉस्ट है, फिर आपकी लेबर उसके अंदर आती है, फिर आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट आती है। ये 3 कॉस्ट मेन है, फाइनेंशियल कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और आपका जो है ना लेबर कॉस्ट। जब आप इन तीनों का मुआवजा करते हैं, आप किसी और को छोड़ दें। हमको हमेशा जो गवर्नमेंट कहती है कि बांग्लादेश कैसे करता है, आप नहीं कर सकते। हम कहते हैं हमें इवन प्लेइंग फील्ड दे दो। हम देखिए आपने अगर हमको क्रिकेट खेलने के लिए भेजना है तो आप फुटबॉल के ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खिला सकते। देखिए बात बहुत इंसाफ की मैं बात कर रहा हूं। इवन प्लेइंग फील्ड चाहिए, मुझे मराद चाहिए ही नहीं, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, ना मुझे कोई वो चाहिए, मुझे कोई ना रिबेट चाहिए ना कुछ चाहिए। मुझे आप वही कॉस्ट मेरी कर दें, कन्वर्जन कॉस्ट को मेरी बांग्लादेश के बराबर कर दें। इसको बराबर करने के लिए उन्होंने गैस के प्राइस कम नहीं कर। देखिए सर मान गए आपकी बात, पूरा सुनेंगे ना आपको मजा आएगा। नहीं आपको मजा आएगा। देखिए आगे की बात मैं बताऊं। अब गैस है, मैं आपको बताऊं जो मेन एनर्जी की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब वो गैस के अंदर करते क्या है? देखिए जुल्म की कोई इंतहा है। टेक्सटाइल हो या कोई और सनत हो, हम उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे जब हम उसके ऊपर फ्रंट लोडिंग करेंगे। अब आप कहेंगे फ्रंट लोडिंग क्या होती है? फ्रंट लोडिंग ये होती है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ, उसको ये 30% रेट के ऊपर 10 से लेकर 30% रेट, यानी मेरा 100 रुपए है तो उनका 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए रेट है। कोई बात नहीं, आप दें, आपकी मर्जी है। आप अगर उनको देते हैं तो एक अच्छी इंटेंशन है कि ग्रोअर को सस्ता यूरिया मिलेगा और हमको सिक्योरिटी ऑफ फूड आएगी, बहुत अच्छी आइटम है, ठीक है ना। अब आप ये मेरे से लेके क्यों दे रहे हैं? वो क्या करते हैं, इसको क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं। जब क्रॉस सब्सिडाइज करने का मतलब ये होता है कि उसको 30 रुपए में बेची, उसके पैसे आ गए, मेरे को बेची, उसमें आ गए, डोमेस्टिक को 80% लो प्राइस पे देते हैं, वो भी इधर डाला। इसके बाद उसका एक गुलमड़ा बनाया वो, और उसको बोला कि अब आपके रेट ये हैं। अब मेरे से क्या लिया उन्होंने? जो फर्टिलाइजर को लिया वो मेरे से लिया, डोमेस्टिक को दिया वो मेरे से लिया। तो आप अगर इसको फ्रंट लोडिंग करेंगे मेरी एनर्जी कॉस्ट को, तो मेरी कॉस्ट ऊपर जाएगी। जब मेरी कॉस्ट ऊपर जाएगी तो आप जिसका नाम लेते हैं हर वक्त, बांग्लादेश से मैं कॉम्पीट नहीं कर सकता। वहां गैस के रेट आधे हैं तो मैं उससे कैसे कॉम्पीट करूंगा? वहां लेबर रेट मेरे से आधे हैं, मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा? तो ये अपनी कंपटीशन हमको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये थोड़े बहुत जो है ना ये देते हैं, ये जो है ये डीटीआरई की सूरत में, और जो है ना और बहुत सारे जो है स्टेट बैंक के कुछ हमको अभी उन्होंने दिया था, वो उसके ऊपर हमको दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर मेरी बात एक सुने, अगर 38 बिलियन बांग्लादेश बेचता है, हम उससे ज्यादा दाम में अपना माल बेच रहे हैं ना, वरना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो हम क्यों नहीं बेच पा रहे? ये कोई किसी से पूछे ना, आप गवर्नमेंट से पूछे कि भाई ये क्या वजह है, तो आप उनकी एलसियां देखें, उनकी देखें। एक मिसाल के तौर पर पोलो शर्ट है, वो बल्क में बिकता है, ठीक है। अब बल्क में जब बिकता है तो पोलो शर्ट की कॉस्ट मेरे पास अगर $1.80 है और बांग्लादेश में वो $1.60 है, तो मैं उसके सामने कैसे बेचूंगा? वो तो बल्क आइटम है, मुझे 5 सेंट 10 सेंट नफा मिले, मैं वो माल वो काम कर लेता हूं। आप जैसे बेडशीट है, अब बेडशीट के अंदर मैं कोई ऐसी आसमानी सुल्तानी तो नहीं है, कोई टेक्निकल बात तो नहीं है। अब इन चीजों को जब आप देखते हैं तो हम क्यों पीछे हैं? मेरा सवाल ये है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मेरी कन्वर्जन कॉस्ट को आप अगर दुनिया की जो जिनसे मैं कॉम्पीट कर रहा हूं उनके बराबर अगर ये कॉस्ट को लाए, मेरे कहने से ना लाएं, मुझ पर भरोसा न करें। आप किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी को जो है ना अपॉइंट करें, पैसे उसके हम दे देंगे। आप स्विट्जरलैंड की कंपनियां पहले भी उन्होंने करवाया है, मेसी से, और एक और कंपनी थी उनसे करवाया, गर्जी और मेसी। उन्होंने कॉस्ट कंपैरिजन चार्ट आज से कोई 20 साल पहले करके दिया था, उसमें सारा कुछ सब कुछ लिखा हुआ था कि कौन किधर खड़ा है और हम कहां खड़े हैं। अगर आप मेरी कॉस्ट को मैच कर दें, फिर मेरा आप गिरबान पकड़ लें, एक पैसे की जो है ना मेरे को इसकी कोई वरात नहीं चाहिए।
कोई मराहत नहीं चाहिए। मतलब और अब मैं पॉइंट टेकन। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद करो, ब्रेक में ले लूं, ब्रेक के बाद पॉइंट टेकन। और आपने तो बड़े जज्बाती अंदाज के अंदर बड़े इमोशनल तरीके से आपने अपने केस को प्लीड भी किया और मेरे ख्याल से आपने मंतक भी पेश किया। आई थिंक ये जो बात आपने की है ना कि किसी बैनुल-अक़वामी सतह के बंदे को बुला लें और कंपैरिजन करवा लें, पता लग जाएगा कीमतों में क्या फर्क है। यहां पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नहीं बांधे। हमने वो कहा जो उन्होंने, जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को रिड्यूस करने की बात की, और तो हमने कहा कि आपका बड़ा शुक्रिया, लेकिन जब उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो कल इंशाल्लाह उम्मीद है कल परसों में वो आएगा। लेकिन जो उसको जब हमने इसको तफसील से पढ़ा तो जो हमने तारीफी की थी उसमें क्या था, देखिए उसमें उन्होंने कहा कि आधे रेट इलेक्ट्रिसिटी के कम कर दिए हैं, ये 4 रुपए कम कर दिए, जो आपने भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा। उसको जब हमने खंगाला तो उसमें ये निकला कि जी ये जो है ना ये एसएमई के लिए है, और इसके बाद ये उसी पोर्शन के लिए, मिसाल के तौर पर अगर आपने पिछले महीने 100 यूनिट इस्तेमाल किए, ठीक है, और इस महीने में अगर आपने 105 यूनिट इस्तेमाल किए तो 5 यूनिट के ऊपर आपको 4 रुपए कम होगा, बाकी पे नहीं हुआ। तो ये तो जो है ना, जब तफसील आती है, अनाउंसमेंट कुछ और होती है, तफसील कुछ और होती है, लेकिन बात यह है कि ये कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं, नजर तो ये आता है कि कुछ कर रहे हैं। देखिए इन्होंने 3-4 काम किए हैं। देखिए एक बात तो पहले आपको ये समझनी पड़ेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 2 पोर्शन, एक पोर्शन है जो कि एक्सपोर्ट करता है, दूसरा पोर्शन वो है जो लोकल मार्केट को कैटर करता है, यहाँ की जो मार्केट है। हमारी आबादी भी तो माशाल्लाह बहुत बड़ी आबादी है हमारी, 22 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, तो उसके अंदर ये मार्केट को कौन कैटर करेगा। इस मार्केट के अंदर आज बहुत ही हालात खराब है। अभी जितनी मराहत आई हैं उसमें आज भी हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस आई है, उन्होंने कहा जी एक्सपोर्टर के लिए है, ये कभी हो सकता है। देखिए जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें अगर सबसे बड़ा चंक अगर आप देखें तो वो कमर्शियल एक्सपोर्टर का है। अब कमर्शियल एक्सपोर्टर जो है वो कहां से प्रिंट करवाता है, कहां से डाई करवाता है, कहां से कपड़ा बनवाता है, जो लोकल का भी बनाते हैं और जो इसका भी बनाते हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट आज तक कहलाता था, और जितना हमने जीरो रेटेड सेक्टर हमने जो डिक्लेयर किया, ये गवर्नमेंट से हमने करवाया, ये गवर्नमेंट ने किया, उसमें दोनों सेक्टर शामिल थे, एक्सपोर्ट भी और लोकल भी। लोकल के अंदर एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो सिर्फ लोकल का काम करती हो। हमने इनको कई डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ किया, अभी भी हम इस प्रोसेस में हैं कि देखिए मिसाल के तौर पर, दूसरों की बात छोड़ दें, मैंने अपना हिसाब जब उनको दिया तो 78% एक्सपोर्ट का मैं काम करता हूं, तो मेरे पास अभी तक वो उन्होंने एंटाइटलमेंट नहीं दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे लोगों की कहानी है, मैं अपनी इसलिए कहता हूं ये ऑथेंटिक बात है। मैं इसको, आप कोई भी मुझे गवर्नमेंट का आदमी आएगा मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं कि 78% मैंने जो प्रोसेस किया है ये एक्सपोर्ट हुआ है, उसकी लिंक को हमने बना के दिया। अब वो बात नहीं हो रही। अब इससे अब जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है जो कमर्शियल एक्सपोर्टर का, वो सफर कर रहा है, उसको जो है ना वो महंगी प्रोसेसिंग मिल रही है। अब होगा ये कि वो एक्सपोर्टर हजरात जो कि एक्सपोर्ट 100% नहीं करते और 70% करते हैं, ये उनके पास जाएंगे और हमारी मिलें बंद हो जाएंगी। इस वक्त जो है ना ये कई इबाम है, कई वामात है। एक बात है बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूं कि एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को मदद करने की उन्होंने खासी कोशिश की है, उसमें कोई दो बातें नहीं है। तो ये जो कोशिश है उसको हम सराहते हैं, यही बात हम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमको ये दोनों सेक्टर को चलाना है। डोमेस्टिक टेक्सटाइल अगर नहीं चला तो एक्सपोर्ट, कमर्शियल एक्सपोर्ट जो कि $4 बिलियन से ज्यादा का उनका कंट्रीब्यूशन है इन टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो चलो, let me ask you 2 difficult questions. Okay, I'll ask you the first difficult question. Let's see what answer I get from it. मेरा सबसे पहला जो ये मुश्किल सवाल है आपसे वो ये है कि आज की तारीख में एक टेक्सटाइल यूनिट लगाना क्या फीजिबल है या नहीं है? बस ये मुझे बताएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, चाहे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो चाहे इनलैंड। आप मतलब सबसे बड़ा देखिए, पाकिस्तान में टेक्सटाइल का यूनिट अब वाइबल नहीं है। बस ये उसकी वजह यह है कि जमीनें इस कदर महंगी हो गई, जमीन कम से कम कराची में वो वाइबल नहीं है। फैसला अब अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो शायद वहां भी जमीनें सस्ती हैं, खेती बाड़ी की जमीनों को कन्वर्ट करके कर रहे हैं। आज यहां जमीनों के दाम अगर आप सुने तो रेसिडेंशियल से ज्यादा दाम हो गए यहाँ। तो अगर आप इसको अगर ये दामों में अगर आप लगाना चाहें तो लगा ही नहीं सकते। इसलिए पाकिस्तान में अब टेक्सटाइल जो है ना, और जिस तरह, और अब जो है ना गवर्नमेंट ने जो दूसरे काम किए हैं, आज एक्सपोर्ट के लिए अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो वो वाइबल है। मैं दोनों बातें कर रहा हूं। वो वाइबल इस तरह से है कि आपने TFU में आपको 3% के ऊपर आपने लोन की ऑफर की है,
नई मशीनें लगाने के लिए लोन की ऑफर की है, नई मिलें लगाने के लिए आपने जो है ना बहुत सस्ते दामों में, फाइनेंशियल चार्ज जो है वो 7% हो गया, पहले ये 12, 13, 14% होता था। रनिंग फाइनेंस के अंदर ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ है। ये चीजें जब सॉल्व हुई हैं तो जाहिर है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकती है टेक्सटाइल के अंदर, लेकिन प्रोवाइडेड आप 100% एक्सपोर्टर हो, जो कि मुमकिन नहीं है। और ये बात ये समझती नहीं है गवर्नमेंट कि आप ये चाहे किसी कायदे से इसको कैलकुलेट कर लें, खुद कर लें, किसी बाहर के लोगों को करवा लें कि पाकिस्तान में जितना टेक्सटाइल बनता है उसमें 20% पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, 80% एक्सपोर्ट हो जाता है। और ये टाइम एंड अगेन हमने प्रूव किया हुआ है। फिर ये जो तजाद है या ये ब्यूरोक्रेसी जो इस तजाद डाल रही है, मेरे हिसाब से जो अनाउंसमेंट है वो तो पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है। उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब होता है प्रीवियस जो लोग थे उन तमाम को ये चीज मिलेगी। तो अब आप यहां देखें कि अगर ये नहीं होता है तो हम आप कौन सी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और दूसरी एक बात गवर्नमेंट को मैं आपके तवज्जुह से एक याद दहानी कराना चाहता हूं कि देखें, अगर बीएमआर नहीं होगा ना तो इन चलती हुई इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी, क्योंकि आपको बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट, इसके लिए पहले इसकी लोन्स हुआ करती थी स्पेशल, क्योंकि अगर आप जब तक अपनी फैक्ट्री को अपडेट नहीं करेंगे, नई मशीनें नहीं लगाएंगे, उनको रिप्लेस नहीं करेंगे, उनको मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट, ये बीएमआर होता है, ये भी इसके लिए बहुत जरूरी है। जुबैर मोतीवाला साहब, मैं आपके तवज्जुह से एक बात कहना चाहता हूं, वो कुछ ऐसी है कि कल भी बात हो रही थी, एक बड़े ताजिर रहनुमा, सनतकार रहनुमा आए हुए थे। सर, अगर आप इजाजत दें तो आपके तवज्जुह से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर, जैसे आपको पता है, हाउसिंग सोसाइटी हमारे यहाँ वेलफेयर के तहत बनाई गई सबसे अच्छी सोसाइटी कराची की समझी जाती है, या लाहौर की भी, या फॉर दैट मैटर और शहरों में भी, आपको पता है वो हमारे अस्करी इदारे बनाते हैं। तो अस्करी इदारों से ही अगर गुजारिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया भी एक बनाएं, वो उसी तर्ज पर जिस तरह उन्होंने एक रिहायशी मंसूबा बनाया जो कि एक मॉडल के तौर पर है, कल मैंने जिक्र किया था प्रोग्राम के अंदर। तो अगर वो इस तरह का इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हैं तो शायद वो जो कीमतों में भी तवाजुन आ जाएगा, दूसरा ये फैसिलिटीज भी अवेलेबल हो जाएंगी। और एक और सजेशन ये है कि निजी सेक्टर के अंदर पीर बाबा से बात करते हैं। पीर बाबा आपको पता है रेगिस्तान में पानी भी निकाल देते हैं, और पानी यहाँ आए ना आए उनके पास आ जाता है उनके रिहायशी मंसूबे में। तो मैं कह रहा था पीर बाबा से गुजारिश करते हैं वो बना लें, क्योंकि वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बनाना मुश्किल है, और लोग जो कह रहे हैं कि जायज और मुनासिब कीमतों के अंदर जब तक इंडस्ट्रियल लैंड नहीं मिलेगी काम आगे नहीं चलेगा। तो अगर यहां पर राब्ता किया जाए तो काम हो जाएगा। ये आपके तवज्जुह से मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप बात कर सकेंगे, मेरी तो बात सुनेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, आपका आइडिया माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अस्करी क़यादत को या अस्करी जो इनकी कंपनी है फौजी फाउंडेशन, वो उनको भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने में आना चाहिए। जो हमने अपने इंडस्ट्रियल एरिया को हाल किया है उसमें उसका हाल इंतहाई खराब है। लेकिन मैं आपको अपना तजर्बा ये बताऊं कि मैं टेक्सटाइल सिटी गवर्नमेंट बनाने जा रही थी कोट कासिम के ऊपर, उसके मैं बोर्ड के ऊपर था। मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की, बस वक्त चेयरमैन था इन्वेस्टमेंट बोर्ड का भी। तो मैंने उसके अंदर मेहनत की कि हम एक ऐसा टेक्सटाइल की सिटी हम बनाएं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करें और इन्वायरमेंटली वो अप्रूव हो पूरी दुनिया में, यानी जिसका जीरो डिस्चार्ज की जिसकी वो बात करते हैं। मैंने वो सारा ड्रीम लेके आया और मैंने जर्मन्स को और इटालियंस को जो है ना एंगेज किया उसके अंदर। और उसके अंदर मैंने ये किया कि हम आपसे ना गैस लेंगे, ना इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, पानी लेंगे, लेकिन इतना नहीं लेंगे, हम उसको रिसाइकल करेंगे। ये तीन चीजों का हमारी जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने ये किया था कि टरबाइन्स लगेंगे कोल के टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। उसकी बाई प्रोडक्ट के अंदर हम जो उसकी स्टीम आएगी उसको हम थ्रू फ्लो मीटर्स हम जो है ना इंडस्ट्री को डायरेक्ट इनको बॉयलर लगाने की जरूरत नहीं होगी, हम उनको स्टीम देंगे और पानी जितना होगा उसको हम यहाँ करेंगे, वापस आएगा सारे के सारा रिसाइकल करेंगे और उसको जो है ना वापस इंडस्ट्री को देंगे। ये हमने उसका एक पूरा प्लान बनाया जो विद इन द बाउंड्री वॉल होगा, सारा कुछ किया। देखें मटेरियलाइज नहीं हुआ, ये इट इज पॉसिबल आज की दुनिया में। और पाकिस्तान के लिए आपको बताऊं, जो हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, हम अभी गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि जी गैस के प्राइस कम करो, फलाना करो, बांग्लादेश में इतनी प्राइस है, फिर हमें जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरह का कोई ऐसा इलाका बना दें, जो ये 1000 एकड़ जमीन हमारे पास थी टेक्सटाइल सिटी में, आई टू रिजाइन, तो वो बात सुनने को तैयार नहीं। तो पैसे यहाँ पाकिस्तान में एक तो पैसे खाने वाले लोग इतने हैं, अल्लाह माफ करे, ये जो ना पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसके अंदर पूरा हमने इसका एक खाका बना के उसका ब्लूप्रिंट बना के दिया
आज भी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं कि टेक्सटाइल के लिए ये पॉसिबिलिटी है। सर मैं पॉइंट आज टेकन, दुनिया कहती आई नो है- यू आर अ वेरी इनोवेटिव पर्सन, आपकी गुफ्तगू से पता लगता है, लेकिन मैंने आपको जो सजेशन दिया है ना, मुझे पता है कि आपकी वहां तक रसाई है और आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, वो तरीका है काम करवाने का। क्योंकि मुझे हमेशा, टीवी एंकर तो मैं हूं ही, लेकिन अमूमन ताजिर सनतकार पूछते रहते हैं कि काम कराने का तरीका क्या है, तो मैं फिर थोड़ा बहुत उनको अपनी जो मामूली सी फहम है उसमें बता देता हूं। तरीका वहां पे है, आप वहां पे बात कर लें या पीर बाबा से बात कर लें। पीर बाबा तो ऐसे ही आजकल लोगों को ढूंढते फिर रहे हैं। तो आपके साथ एक और नशिस्त होगी, यहां खत्म नहीं हुई बात, और बाकी मौजूआत को भी आगे लेकर चलेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहां पे अली नासिर हमारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।